रिलीजियस कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी वॉज नॉट प्रैक्टिकली अ रेवोल्यूशन। ये एक बहुत ही प्रभावशाली स्टेटमेंट है। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी को यदि हम देखें और इस स्टेटमेंट को ठीक से समझें तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिलीजियस रेवोल्यूशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, तो यहाँ पे कैसा क्या हो रहा था यहाँ पे ऐसा जिसके कारण इसको रिलीजियस रेवोल्यूशन कहा गया। यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और कई सारे अलग अलग आजीविका, कई सारे अलग अलग सेक्ट यहाँ पे डेवलप होते हैं। कहा जाता है कि 360 से ऊपर सेक्ट्स डेवलप हुए थे। साथ ही साथ उपनिषद यहाँ पे जोर पकड़ते हैं। तो ये एक फिलोसॉफिकल टर्मोइल है इस टाइम पे। सडनली जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको एक रिएक्शन, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। तो ये जो रिलीजियस रेवोल्यूशन है 6th सेंचुरी बीसी का वॉज नॉट प्रैक्टिकली अ रेवोल्यूशन। यानी कि कहाँ तक इसको रेवोल्यूशन कहना सही है या फिर रेवोल्यूशन कहना ही सही है कि गलत है, ये चीज को हमको यहाँ पे सोचना होगा। इस चीज पे यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्वेश्चन उठा रहा है कि ये जो पीरियड है रेवोल्यूशन है भी कि नहीं है, कि फालतू में हम इसको रेवोल्यूशन कह रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो 6th सेंचुरी बीसी को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह देखते हैं, जहाँ से सडनली सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है। इंडिया में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग फिलोसॉफीज डेवलप होती है। चाइना में, ईरान में, ग्रीस में, इजराइल में, हर जगह नई नई फिलोसॉफीज डेवलप हो रही है, नए नए रिलीजन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो 6th सेंचुरी बीसी है, क्या ये रेवोल्यूशन है या नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। अभी जो 6th सेंचुरी बीसी है, ये तो हमको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल का पीरियड है। यहाँ पे कई सारे नए रिलीजन आ रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे, चारवाक जैसे। ब्राह्मणिकल सेक्ट में उपनिषद लिखे जा रहे हैं, कई सारे वो ब्राह्मणिकल सेक्ट को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। कल्चर में देखें तो इस समय NBPW कल्चर डेवलप हो चुका है, जो कि एक एडवांस्ड कल्चर है, आयरन बेस्ड कल्चर है। तो काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल यहाँ पे चल रहा है, ना ही सिर्फ इंटेलेक्चुअली बट कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों लेवल पे। तो यहाँ पे देखा जाए यदि रिलीजियस सेक्शन में या फिर रिलीजियस सेक्टर में, तो बेसिकली 3 फ्लो यहाँ पे चल रहे हैं। पहला फ्लो है जैनिज्म बुद्धिज्म का, जो कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को एक रिएक्शन था, जो कि ब्राह्मणिकल सिस्टम से बाहर अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। ये यज्ञ और रिचुअल्स जैसी चीज़ों को बिल्कुल नकार देते हैं। ये वैदिक सिस्टम या फिर वेदों में ही बिलीफ नहीं रखते हैं और इनको इसलिए नास्तिक आइडियोलॉजी कहा जाता है। ये इक्वलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि जो वर्ण सिस्टम है उसको भी नकारते हैं कुछ हद तक, और अपनी अपनी फिलोसॉफीज डेवलप करते हैं। दूसरा जो फ्लो है वो उपनिषद है, जो कि एक रिफॉर्मेटिव फ्लो है, जो कि इतना रेडिकल तो नहीं है बुद्धिज्म जैनिज्म जैसा, और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर ही आता है और इसी को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। हालांकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को ये काफ़ी हद तक रिफॉर्म कर देता है और उसमें से जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है, उसमें से जो कर्म कांड की चीज़ें हैं, यज्ञ है, बलि है, उन सबको ये हटा देता है, उन सबको नकारता है और फिलोसॉफिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, जिसको अल्टीमेटली हम वेदांतिक फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। तीसरा एक फ्लो चलता है यहाँ पे चारवाक फिलोसॉफी का। ये जो मेजर फ्लो है चारवाक फिलोसॉफी का, ये एक अलग टाइप का फ्लो है इंडियन ट्रेडिशन में, जो कि सिर्फ प्रत्यक्ष की बात करता है। ये रैशनैलिटी बेस्ड है। प्रत्यक्ष की बात करना यानी कि जो सामने दिख रहा है उसी पे हम विश्वास करेंगे, इसके बियॉन्ड हम कुछ विश्वास नहीं करेंगे। यहीं से चालू होता है बेसिकली रैशनल थिंकिंग इंडियन सोसाइटी में, और शायद साइंटिफिक रैशनल थॉट जो इंडिया में डेवलप हुआ वो ये चारवाक की ही देन हो। बट ये तीनों जो फ्लो है रिलीजियस डेवलपमेंट में या फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट में, इसके अलावा 363 सेक्ट्स और थे और भी फिलोसॉफीज है, वो भी चल रही थी, उनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, क्या ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट थे कि सडनली डेवलप हुए? यदि ये सडनली डेवलप हुए तो उसको हम रिवोल्यूशन बोल सकते हैं, और यदि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुए तो हमको उसको रेवोल्यूशन बोलना ठीक नहीं है। और वही स्टेटमेंट है कि रिलीजियस रेवोल्यूशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी वाज नॉट प्रैक्टिकली अ रेवोल्यूशन। यानी कि हमको बेसिकली ये देखना है कि ये रेवोल्यूशन क्यों नहीं है और क्या इनके डेवलपमेंट का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं पीछे टाइम से जुड़ी हुई है। तो यदि देखा जाए तो ये जो रिलीजियस सेक्ट्स है या फिर फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है, वो सभी ब्राह्मणिकल सिस्टम या फिर वैदिक सिस्टम जो चला आ रहा था, जो कर्मकांड बेस्ड हो चुका था, जो काफ़ी रिजिड हो चुका था, जो वर्ण आश्रम सिस्टम डेवलप हो चुका था, जो कि काफ़ी रिजिड था, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करता है। अब ये रेजिस्टेंस एक टाइम का नहीं था, ये काफ़ी समय से चला आ रहा था। शायद जब से उपनिषद लिखे जाने लग गए थे, यानी कि वैदिक टाइम से ही, लेटर वैदिक टाइम से ही, जब से उपनिषद लिखे जाने लग गए थे, तब से ही ये रेजिस्टेंस चला आ रहा था। अब ये जो वेदांतिक सिस्टम है, ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, उसमें सिंप्लिसिटी चाहिए थी और यही बेसिक ओरिजिन क्रिएट करता है इन तीनों रिलीजन का। तो सोसाइटी में ये जो गुस्सा है वो काफ़ी समय से आ रहा होगा, इसलिए इतने सारे कई सारे सेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा चीज़ है कि लेटर वैदिक टाइम में एक वर्ण संकर करके क्लास क्रिएट हुई थी, जहाँ पे जो लोग वर्ण
सिस्टम में रूल्स को ब्रेक करते थे उनको वर्ण सिस्टम से बाहर करके उनको वर्ण संकर कहा जाता है। ऐसे लोग बेसिकली सोसाइटी के आउटकास्टेड लोग हुआ करते थे और इनमें भी कहीं ना कहीं वो गुस्सा भरा पड़ा था, इनमें भी वो रेजिस्टेंस भरा पड़ा था और ये भी धीरे धीरे डेवलप हुआ लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, जो भी 500-600 साल में ये चीज़ें डेवलप हुई थी। इसलिए ये जो वर्ण संकर के कॉन्सेप्ट का राइज है वो भी कहीं ना कहीं इन फिलोसॉफीज को, इन ट्रेडिशंस को पुश दे रहा था। तीसरी चीज़, आर्यंक भी पहले से लिखे गए थे, आर्यंक उपनिषद के पहले के डेवलपमेंट्स हैं और ये आर्यंक को यदि हम देखें तो ये भी फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है जो कि जंगलों में लिखे गए, जो गुरु शिष्य परंपरा को दिखाते हैं। ये फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट जो हुए वो शायद लिंक जोड़ते हैं उपनिषद से। तो अब यहाँ पे एक बात समझने की कि आर्यंक लिखे गए उसकी लिंक बनती है उपनिषद से। आर्यंक लिखे गए उसमें कुछ फिलोसॉफीज डेवलप हुई जो कि रेजिस्टेंस थी ब्राह्मणिकल सिस्टम के। ये फिलोसॉफीज जब और डेवलप हुई तो ये जाके उपनिषद में कन्वर्ट हुई जहाँ पे एक डेवलप फिलोसॉफी डेवलप होने लग गई और ये जो उपनिषद है इसने कहीं ना कहीं रास्ता बनाया बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और अन्य अलग जितने भी सेक्ट उस समय डेवलप हो रहे थे उनकी फिलोसॉफीज को डेवलप होने में। तो ये जो लीनियज है ये तो काफी पुरानी दिखाई देती है हमको, इसलिए ये डेवलपमेंट काफी धीरे धीरे पहले से चला आ रहा था। इसीलिए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है इसको कहीं ना कहीं हम उपनिषद के ही सीक्वल कह सकते हैं, भले ही वो थोड़े कम या फिर थोड़े ज़्यादा रेडिकल हो। ज़्यादा रेडिकल इन अ सेंस कि वो वेदांतिक ट्रेडिशन को ही एब्जॉल्व कर देते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं, इसलिए वो नास्तिक ट्रेडिशन में आते हैं। लेस रेडिकल इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पारलौकिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो ज़्यादातर यही लौकिक रहते हैं। बुद्ध को भी वो भगवान नहीं मानते और जो भगवान का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में है वो भी कुछ तरीके से इहलौकिक ही बन जाता है। इहलौकिक यानी इस वर्ल्ड को रिलेटेड। अब ये सारी चीज़ें शो करती है कि जो इस समय जो रिलीजियस रेवोल्यूशन आया है उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था, ना कि सडनली एकदम से एक रात में बुद्ध को समझ आया, फिर एक रात में महावीर को समझ आया, फिर एक रात में उपनिषद भी लिखे गए हो। ये काफ़ी सालों की प्रक्रिया थी, ये दशकों या फिर सेंचुरीज की प्रक्रिया थी जो कि धीरे धीरे कल्मिनेट हुई 6th सेंचुरी BC में जाके। नाउ एक और चीज़ समझने वाली बात ये है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को यदि हम देखें, उपनिषद को मत देखो अभी, बुद्धिज्म और जैनिज्म को यदि हम देखें तो ये धीरे धीरे करके ब्राह्मणिकल फोल्ड में ही एब्जॉल्व हो गए। यानी कि ये कुछ उतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाए कि ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना पाते। ये अंत में जाके हिंदू वेदांतिक फिलोसॉफी में ही एब्जॉल्व हो गए, उसमें डिसॉल्व हो गए। इसी कारण से भी इनको रेवोल्यूशन कहना कुछ हद तक गलत होगा। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ को ज़रूर रेवोल्यूशन कहूँगा, वो है उपनिषद का डेवलपमेंट। उपनिषद का डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसने ना ही सिर्फ ब्राह्मणिकल सिस्टम को टोटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उसको टोटली चेंज कर दिया, बल्कि ये जो अलग अलग सेक्ट्स हैं उनको भी जगह दी और बाद में जाके इतना इवॉल्व हो गया कि उसी के फ्रेमवर्क के अंदर, उसी के स्पेक्ट्रम के अंदर बाकी सारे फिलोसॉफीज भी आ जाती है। भले ही वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या फिर आगे जाके सूफी संतों की जो फिलोसॉफी थी वो भी लगभग उपनिषद के अंदर ही आती है। उपनिषद वो रेवोल्यूशन था जिसमें फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट अपने चरम पे था, जिसमें मोनोथिस्टिक डेवलपमेंट अपने चरम पे था, जिसके बियॉन्ड मोनोथिस्टिक या मोनिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसने ब्राह्मणिकल सेक्ट को वो फॉर्म दिया, वो रूप दिया जो कि इवेंचुअली जाके आज हिंदू ट्रेडिशन के रूप में जाना जाता है। आज जो हम हिंदू रिलीजन देखते हैं जिसमें डिवोशन, भक्ति, जिसमें आइडल वर्शिप, टेम्पल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कहीं ना कहीं उपनिषद का ही देन है। और इवन जो हिंदू ट्रेडिशन के जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी कहीं ना कहीं उपनिषद का ही देन है। इसलिए उपनिषद वो रेवोल्यूशन है जिसने आज के हिंदू ट्रेडिशन के दोनों एस्पेक्ट को डेवलप किया है, भले वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, भले वो नॉन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखें तो उपनिषद की फिलोसॉफी यहाँ पे डायरेक्टली ब्रह्म की फिलोसॉफी को लाती है, जहाँ पे वेदांतिक, जिसको हम वेदांतिक ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं, वहीं पे नॉन स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है यानी कि डिवोशन का, भक्ति का, आइडल वर्शिप का, मूर्ति पूजा का, अलग अलग भगवानों का, वो सारा ट्रेडिशन भी कहीं ना कहीं उपनिषद में ही अपनी ओरिजिन रखता है। इसीलिए यदि ओवरऑल देखें इस स्टेटमेंट को कि रिलीजियस रेवोल्यूशन ऑफ 6th सेंचुरी BC वाज नॉट प्रैक्टिकली अ रेवोल्यूशन, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं ये तो प्रूव कर सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक रेवोल्यूशन नहीं थे। पर जो उपनिषद है उनको रेवोल्यूशन ना कहना गलत होगा। जो बुद्धिज्म जैनिज्म है शायद इसलिए ही आज माइनॉरिटी में रह गए। आज इंडिया में तो एटलीस्ट वो दोनों माइनॉरिटी में हैं, पर जो उपनिषद है, उपनिषद को हम मेजॉरिटी कह सकते हैं क्योंकि पूरा जो हिंदू ट्रेडिशन चला आ रहा है वो पूरा हिंदू ट्रेडिशन उपनिषद का ही दिया गया है। यदि आज उपनिषद ना होते तो शायद वही पुराना ब्राह्मणिकल सिस्टम चला आता जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव था।